Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do cognitive counseling approach. This is a subsection of Unit 2, approaches to counseling, psychodynamic and cognitive approaches. This Unit 2 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. जैसा कि आपको पता होगा, जो पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, कि जो भी सेक्शंस मैं कवर कराती हूँ, अगर मैं सब सेक्शंस किसी यूनिट के ले रही हूँ तो उनके सारे इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक पे मिल जाएंगे. सो आपको इस चैप्टर का पूरा हर एक वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक्स में आप सर्च कर सकते हैं. मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट भी बनाई है अपने चैनल पे, जहाँ पे आप सब्जेक्ट को ढूंढ के और टॉपिक्स देख के पढ़ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. दिस इज कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच. कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच ये एज्यूम करती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो थिंकिंग बींग है, यानी हम सब सोचने वाले प्राणी हैं. सो ह्यूमन जो है वो रैशनली भी सोच सकता है, इरैशनली भी सोच सकता है और गलतियां भी कर सकता है सोचने में. इस कॉग्निटिव काउंसलिंग अप्रोच में 3 लोगों का नाम आता है मेनली: एल्बर्ट एलिस, एरन बैक एंड डोनाल्ड मिशीबॉम. ये 3 ऐसे थ्योरिस्ट रहे हैं जिन्होंने कॉग्निशन के ऊपर काम किया है. उनके कहने का ये इनकी थ्योरीज में ये कहा जाता है कि जो इनइफेक्टिव बिहेवियर होता है या हमारे जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम फॉल्टी थिंकिंग रखते हैं, हम गलत तरीके से सोचते हैं. इस वजह से हमारे बिहेवियर और इमोशन में प्रॉब्लम आती है. सो इनइफेक्टिव जो थिंकिंग है वो फोकस करता है नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे. किसी भी कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी इवेंट है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखता है इंसान, इसीलिए वो गलत तरीके से सोचने लगता है और उस वजह से उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है. एल्बर्ट एलिस की बात करें, ये हमने 3 नाम पढ़े थे, जो इनमें से ही एक के बारे में बता रहे हैं. एल्बर्ट एलिस हैं, उन्होंने रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात किया है, जो हम थोड़ी देर बात करेंगे. एरन बैक हैं, उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बात की है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. अगेन आप देखें तो इस पे देखिए रेड मार्क है एरन बैक में, यानी ये एग्जाम में आ चुका है और अभी भी आने की चांसेस हैं. हम इस चीज़ को ये इस फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हैं. इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूँ, थोड़ी सी चीज़ बता दूँ इसके बारे में कि इन एरन बैक ने ये कहा था कि बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन वो फॉल्टी कॉग्निटिव प्रोसेस से आती है, यानी कि फॉल्टी थिंकिंग की वजह से आती है. उन्होंने नेगेटिव ट्रायड के बारे में बात की है. ट्रायड कहीं पे भी वर्ड आता है, मतलब कोई 3 चीज़ों के बारे में बोलना. निगेटिव 3 चीज़ें कौन सी हैं? निगेटिव 3 चीज़ें हैं जब इंसान का निगेटिव बिलीफ होता है खुद के ऊपर, निगेटिव बिलीफ होता है दुनिया के ऊपर यानी वर्ल्ड, एंड नेगेटिव बिलीफ होता है फ्यूचर को लेकर. तो उन्होंने ये नेगेटिव ट्रायड के बारे में बात की है. उन्होंने ये इस फ्लो चार्ट से बताने की कोशिश की है. अगर आप देखें तो उन्होंने बताया जो नेगेटिव ट्रायड है, यानी कि जब हम गलत तरीके से खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक बिलीफ बन जाता है नेगेटिव किसी भी इवेंट को लेकर. और जब हमारा नेगेटिव बिलीफ बन जाता है तो हम लोग कॉग्निटिव एरर्स करने लगते हैं, यानी हम सोचने में गलतियां करने लगते हैं, हर चीज़ में गलत ही ढूंढना शुरू कर देते हैं और उस गलत सोचने की वजह से हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, यानी हमें डिप्रेशन हो जाता है. ये उल्टा भी है. उल्टा कैसे है? अगर हम कॉग्निटिव एरर्स रखते हैं, यानी हमारी सोच गलत तरीके से सोच रहे हैं हम, तो हमारे बिलीफ गलत हो जाएंगे और हमारे बिलीफ गलत हो जाएंगे तो हम दुनिया, फ्यूचर और खुद के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ड्रॉ. अगर एरन बैक के बारे में पूछते हैं और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है. अगेन जो स्केमा है, स्केमा वो थॉट पैटर्न है जो हमारी दिमाग में बनता है. जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं. आई शुड बी परफेक्ट, इफ आई मेक मिस्टेक इट इंडिकेट्स दैट आई एम अनसक्सेसफुल. ये उन्होंने एक स्केमा बताया है कि हमारे थॉट प्रोसेस कैसा होता है कि एक गलत सोच क्या होगी. गलत सोच ये होगी कि वो सोचेगा कि मुझे परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए परफेक्ट, और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा. तो ये वाली सोच गलत है.
कॉग्निटिव बायसेस बहुत सारे होते हैं और ये सच्चाई को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, तो वो कॉग्निटिव बायसेस माने जाते हैं। यही एरन बैक के बारे में आगे भी कुछ सब्जेक्ट्स में हम पढ़ेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी इसके बारे में, बट इस सेक्शन में इतना ही इन्होंने दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो कॉग्निटिव एरर्स इन्होंने सिक्स टाइप्स के बताए हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव एरर, ये एग्जाम में पूछते हैं। सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये इंडिविजुअली भी 3 मार्कर में पूछ लेते हैं। डाइकोटोमस थिंकिंग क्या होती है, ओवर जनरलाइजेशन, मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन, आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस, ये सारे इसके कॉग्निटिव एरर्स हैं। हर एक को इन्होंने समझाया है, जैसे कि सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन के बारे में करें तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है और बाकी की चीज़ों को ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है बाकी डिटेल्स को, एक ही डिटेल पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, एक मदर है जिसने पार्टी अरेंज की अपने बच्चे के बर्थडे के लिए, और बच्चे ने ये नहीं देखा कि माँ ने पार्टी अरेंज की है, उसने सिर्फ ये देखा कि मेरी माँ ने कुछ दोस्तों को नहीं बुलाया क्योंकि वो मुझे लेट डाउन करना चाहती है, मुझे पुअर कलर्स में शो करना चाहती है। तो ये सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। सेकंड है डाइकोटोमस थिंकिंग। डाइकोटोमस थिंकिंग मतलब आइदर और वे में देखना, यानी कि या तो कोई चीज़ पूरी की पूरी अच्छी होती है या पूरी की पूरी बुरी होती है, अच्छा या बुरे में बांट देता है इंसान, उसको डाइकोटोमस थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि या तो तुम मुझे लव करते हो और अगर लव नहीं करते हो तो यू हेट मी, बीच की कोई चीज़ नहीं रखते, तो वो डाइकोटोमस थिंकिंग होती है, जो बिल्कुल गलत थिंकिंग है, इरेशनल थिंकिंग है, कॉग्निटिव एरर है एक तरह का। ओवर जनरलाइजेशन की बात करें तो इसमें इंसान ना छोटी सी इंफॉर्मेशन के ऊपर कंक्लूजन निकाल देता है, कंक्लूजन पे आ जाता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी फॉरेनर से मिलते हैं और वो फॉरेनर आपसे ठीक से बात नहीं करता, एरोगेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे फॉरेनर्स ऐसे होते हैं। तो आप कंक्लूजन में नहीं आ सकते कि क्योंकि वो उसने एक इंसान ने आपसे गलत बिहेव किया तो उस कैटेगरी के सारे लोग उस ग्रुप के सारे लोग वैसे होंगे, तो ये ओवर जनरलाइजेशन होता है। नाउ कमिंग टू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है जब हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट को। जैसे कि सपोज अगर मैं एक अच्छा लेक्चर देने में फेल हो जाती हूँ किसी रीज़न से, तो अगर मैं उसको मैग्नीफाई करूँ और मैं ये कंक्लूजन निकाल लूँ कि मैं कभी अच्छा लेक्चर दे ही नहीं सकती, तो ये मैग्निफिकेशन में आ जाएगा कि छोटी सी एक गलती को आप बहुत बड़ा करके देखते हैं। मिनिमाइजेशन होता है कि जब आप कुछ इवेंट्स जो होते हैं उसको उस तरह से नहीं देखते जो उसको देखना चाहिए जिस तरह से। जैसे कि कोई इंसान आपके लिए 10 चीज़ें अच्छी करता है और एक चीज़ बुरी कर देता है, तो आप उसको है ना बुरा बना देते हैं सिर्फ एक गलत चीज़ करने की वजह से, उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस। अगर आप देखें तो ये चीज़ें हम अपनी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम कितने कॉग्निटिव एरर्स करते हैं एंड देन वी बिकम सैड। तो इतने सारे लोग सैड क्यों हैं? क्योंकि वो इसी तरह की सोच रखते हैं अपने साथ। इस तरह की सोच बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा मेजरली मिलती है। नाउ आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस जो 6th टाइप का कॉग्निटिव एरर है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम जल्दी से कोई बिना एविडेंस के कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे कि किसी दूसरी कंट्री में रहना अनसेफ है, ये एक हमने बिना एविडेंस के निकाल लिया। किसी की हमने न्यूज़पेपर में देखा कि किसी का मर्डर हो गया, तो हम सोचेंगे ओह दिस कंट्री इज़ नॉट सेफ, वहाँ पे तो मर्डर होते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो किस सिनेरियो में हुआ, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें सबूत जुटाने पड़ेंगे हमारी सोच के लिए कि हम सही सोच रहे हैं या हम गलत सोच रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव ट्रायड के बारे में इन्होंने पहले बात की थी कि खुद के बारे में, दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना, ये इससे हमारा कॉग्निटिव एरर्स होते हैं और इसका रिवर्स इफेक्ट भी होता है। जैसे कि एरोज जो थे वो ऊपर नीचे दोनों साइड से बने हुए थे। अब ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर होते जाते हैं दिन पे दिन। तो इसके लिए टेक्निक्स क्या यूज़ करता है काउंसलर जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो है, फर्स्ट है परसुएशन। हम पुश करते हैं क्लाइंट को दूसरे डायरेक्शन में, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है किसी चीज़ को सोचने का। सेकंड है सजेशन। काउंसलर जो है वो क्लाइंट को सजेशन देता है कि पर्टिकुलर वे में उसको सोचना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए क्लाइंट को। फिर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम उसको क्लियर कट प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं और
उसको शेड्यूल करते हैं क्लाइंट को कि कैसे उसको रिकॉर्ड करनी है अपनी एक्टिविटीज़, और फिर देखना है कि वो कहाँ पे गलतियाँ करता है। एक और चीज़ इन्होंने बताई है वो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो अगर हम उसकी सोच को बदल दें तो कैसे बदलेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम क्लाइंट से बोलेंगे अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो। जब वो डिस्क्राइब करेगा तो हम क्लाइंट की थिंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या पॉजिटिव सोच रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, या नेगेटिव सोच रहा है, होपफुल है या होपलेस है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर हम ये भी नोटिस करेंगे कि उसकी इरेशनल थॉट्स कहाँ पे है, उसका नेगेटिव थॉट्स कहाँ पे है, किस तरह से है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो सेकेंड स्टेप होगी कि हम क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से सोच रहा है। हम इंटरप्रेट करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे और उसको अवेयर कराएंगे कि वो किस जगह पे गलत है सोचने में। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि ऑल्टरनेटिव पैटर्न वो यूज़ करे अपनी थिंकिंग प्रोसेस का, और ये करने के लिए हम क्लाइंट की हेल्प करेंगे, यानी काउंसलर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट एरन बैक। अब हम एल्बर्ट एलिस के बारे में करेंगे। एल्बर्ट एलिस ने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी दी थी। इनका ABCDE मॉडल है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। तो एलिस जो है, देखो एलिस इन वंडरलैंड। सो आपको इस तरह से कुछ याद रखना, क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे एलिस इन वंडरलैंड। स्पेलिंग अलग थी, बट मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि ABCD हम उस एज में सीखते हैं, और उसी एज में हम एलिस इन वंडरलैंड देखते थे तो या पढ़ते थे उनकी स्टोरीज। तो इसीलिए एल्बर्ट एलिस ABCDE मॉडल इस तरह से मैं रिलेट करती हूँ। आप भी इस तरह से कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की रिलेट करके ये चीज़ें याद रख सकते हैं। तो ABCDE मॉडल ये कहता है, A से होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, B से अगर आप ये चीज़ें ड्रॉ करके आते हैं ना एग्जाम में तो स्कोर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेडिंग्स ज़रूर याद रखिए, डिटेल तो समझने की चीज़ होती है जो आप पूरा साल भर समझते हैं। B होता है बिलीव, C होता है कॉन्सिक्वेंसेस, D होता है डिस्कशन, एंड E होता है इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। इन्होंने ये बोला, एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है। जैसे कि सपोज हम एक एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं। एक्टिवेटिंग इवेंट है कि एक बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है और वो सिलेक्ट नहीं होता। अब बिलीव कैसे बनता है सिलेक्ट नहीं होने का? रैशनल और इरेशनल बिलीफ हो सकता है। जो इरेशनल बिलीफ है उसमें वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा अरे मैं तो रिजेक्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अब जॉब के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और क्योंकि मैं हमेशा जॉब इंटरव्यू में पुअर ही करने वाला हूँ, मुझे पता है। और रैशनल थिंकर क्या सोचेगा, मुझे रिजेक्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अब और अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा। अब कंसिक्वेंट इमोशंस क्या होंगे इससे, मतलब सी से, अब ABC से हो रहा है, A से एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, बिलीव का हमने रैशनल देख लिया। अब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑब्वियसली जो इरेशनल बिलीफ है उसका अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस होगा और रैशनल बिलीफ का डिजायरेबल होगा। तो अनडिजायरेबल क्या है कंसिक्वेंस? एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, वर्थलेस फीलिंग आएगी। डिजायरेबल जो रैशनल थिंकिंग थी उसकी डिजायरेबल कंसिक्वेंस होगा, उसमें क्या आएगा? इरिटेशन रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे लेकिन कोशिश करते रहोगे। नाउ कंसिक्वेंट बिहेवियर क्या होगा उसकी वजह से? ये इसी का ही कंसिक्वेंस का ही पार्ट है। बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या होगा? अनडिजायरेबल बिहेवियर क्यों आया? क्योंकि अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस थे, और अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस क्यों थे? क्योंकि इरेशनल बिलीफ था। तो अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस क्या है? रिफ्यूज टू गो फॉर जॉब इंटरव्यू के लिए जाना ही नहीं चाहोगे। और डिजायरेबल कंसिक्वेंस क्या होगा? कंटिन्यू करते रहोगे जॉब सर्च करने की। तो इसमें यही बताया है कि जो हमारे इरेशनल जो हमारे बिलीफ होते हैं, अगर वो इरेशनल है किसी पर्सन के, तो वो हमेशा उसको प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी। और अगर बिलीव्स रैशनल इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं। इरेशनल बिलीफ की वजह से जो फैक्ट्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 11 इरेशनल बिलीफ्स दिए हुए हैं ऑलरेडी इन्होंने, जैसे कि ये है आई मस्ट बी लव्ड एंड अप्रूव्ड बाय एवरीवन, आई शुड बी परफेक्ट एंड कॉम्पिटेंट, ये वाली चीज़ें। तो ये वही जैसे मैंने बताया कि पहले एक प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज़ें शायद बताई हुई हैं, और आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी ये कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। बट डू नॉट फॉरगेट, इसको ऐसे ही आपको रिटेन रखना है ये चीज़ें। सो ये अनहैप्पीनेस जो होती है वो इसी वजह से आती है जब हम अवॉइड करते हैं डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने से और अपनी सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम अनहैप्पी होते हैं। नाउ डी पार्ट जो ABCDE मॉडल का D है वो इन्होंने बताया। D स्टेप में हम इंटरवेंशन करेंगे। काउंसलर इंटरवेंशन करता है, काउंसलर डिबेट करेगा, डिस्कस करेगा, क्लाइंट को कन्फ्रंट करेगा
कि भाई जो तुम जिस तरह से सोचते हो तुम्हारा बिलीव सही है या नहीं है, तुम लॉजिकली सोचो, सही से सोचो इस तरह से। और उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रिजेक्शन स्टैंड नहीं कर सकते हो या तुम्हें कभी जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो, इस तरह से। और उसके जो इर्रेशनल रीजंस हैं उसके पीछे हम एविडेंस पूछेंगे, एविडेंस मांगेंगे कि बताओ तुम ऐसा सोचते हो तो सबूत दो हमें। तो इस तरह से जब वो प्रूफ नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि वो गलत है कहीं ना कहीं, और इस तरह से हम उसके फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो उसकी रैशनल बिलीव्स की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी हमें। उसको कुछ असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट देने के बाद उससे डिस्कस करेंगे सेशंस में कि क्या समझ आया। जो क्लाइंट है, 3 इनसाइट्स बहुत ज़रूरी है क्लाइंट में डेवलप करना। वो कौन कौन सी है? बिहेवियर इज नॉट रिजल्ट ऑफ पास्ट और सर्कमस्टेंसेज। हमें उसको समझाना है कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पास्ट या हमारे सर्कमस्टेंसेज की वजह से नहीं है, हमारी रैशनल या इरेशनल बिलीफ की वजह से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या समझाना है क्लाइंट को, ये है सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम्स जो हैं वो पास्ट की वजह से ओरिजिनेट हुई हैं, क्योंकि आपने पास्ट में जैसी थिंकिंग रखी थी उस वजह से प्रॉब्लम आई, और अगर आप वही थिंकिंग अभी भी अप्लाई करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो यू नीड टू चेंज दी थिंकिंग, तो रिप्लेस करना है उस थॉट प्रोसेस को दूसरे नए थॉट प्रोसेस से। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो ये बताया, एफर्ट्स और जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है अपने पुरानी आदतों को चेंज करने के लिए, पुराने तरीके के सोच को चेंज करने के लिए प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नाउ ई जो था ABCDE मॉडल, उसमें ई क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग बिलीफ सिस्टम। क्या असर हुआ जो हमने उसका बिलीफ सिस्टम चेंज किया? उससे ये हुआ कि उसका जो इरेशनल थॉट प्रोसेस था वो रैशनल हो गया। काउंसलिंग में जो डी पार्ट में हम जो डी स्टेज थी, डी स्टेप थी, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो जब हमने उसका चेंज देखा, इरेशनल से रैशनल थिंकिंग, और उसके इमोशन, बिहेवियर, कॉग्निशन में जब क्लाइंट के चेंज आ गया, तो वो अब अप्रोप्रिएट फीलिंग्स रखेगा, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो शो करेगा, और रैशनल थिंकिंग रहेगी उसकी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉग्निशन वाला थ्योरीज जो मैंने आज आपको बताया। तो मैंने अभी आज आपकी सेकंड यूनिट भी फिनिश कर दी है, ब्लॉक 2 की, MPCE 022 ग्रुप B। So friends, I hope my videos are useful to you. Do not forget to subscribe, share my videos to rest of the students since exams are just nearby. आई नो आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने सारे वीडियोस नहीं बना पाई, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। अगर आप देखें तो रोज़ मेरा एक वीडियो 100% आता है, एंड आई हैव ट्राइड टू टेल यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं टिल 2019 दिसंबर। सो आप उनको मार्क करके वही पढ़ के जाइए, और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की, बट व्हाट टू डू, अब पूरा दिन कुछ ना कुछ और भी काम होते हैं तो मैं सारा नहीं अपलोड कर पाती हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। चाहे जो हो जाए, तबीयत ख़राब हो, चाहे कुछ और हो, कहीं कोई मीटिंग्स भी हों, तो भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे एक वीडियो ज़रूर आ जाए मेरे चैनल पे। सो आई होप यू आर एन्जॉइंग एंड लर्निंग थ्रू माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।